बार की बात है। रामपुर नामक के गांव में मीना और टिंकू नाम के भाई बहन रहते थे। वो दोनों अनाथ थे। वो गांव में एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे। मीना गांव के सरपंच के यहाँ काम करती थी। एक दिन, दीदी देखो ना, मेरे पीठ पर बहुत खुजली हो रही है। मीना टिंकू की शर्ट हटाकर देखती है तो उसकी पीठ पर गर्मी के कारण फुंसी हो गई थी। अरे, तुम्हें तो बहुत फुंसी हो गई है। गर्मी भी तो बहुत है। मैं कल बाजार से गर्मियों का पाउडर लेकर आती हूँ। मीना टिंकू को बोल तो देती है कि वो पाउडर लेकर आएगी, पर मीना सोचती है, पैसे तो नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊंगी पाउडर। मीना सुबह अपने काम पर निकल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि सरपंच की बेटी तारा गर्मियों का पाउडर लगा रही होती है। मीना उसके पास जाकर, दीदी, ये गर्मियों का पाउडर कितने का आता है? मुझे मेरे छोटे भाई के लिए लेना है। तारा बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो मीना पर हंसते हुए कहती है, अब तुम जैसे लोग भी पाउडर लगाओगे? तारा उसका मजाक बनाती है। मीना अपने घर पर आ जाती है। उस समय टिंकू गांव के सरकारी स्कूल में गया हुआ था। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मीना रोते हुए अपनी माँ की एक पुरानी पेटी खोलती है तो उसमें एक पुराना गर्मियों का पाउडर होता है। उसे देखकर, अरे वाह, ये तो गर्मियों का पाउडर है। इसमें तो थोड़ा सा पाउडर बचा है। तभी टिंकू स्कूल से घर आ जाता है। मीना जैसे ही उसकी पीठ पर वो गर्मियों का पाउडर छिड़कती है, वैसे ही टिंकू की सारी फुंसी गायब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक बार पाउडर छिड़कने पर ही सारी फुंसी गायब। दीदी, कहीं ये कोई जादुई पाउडर तो नहीं है? इसे लगाते ही मुझे ठंड भी लग रही है। ये कैसे हो सकता है? ये पाउडर तो मुझे माँ की पुरानी पेटी में मिला है। ये जादुई कैसे हो सकता है? एक काम करते हैं, इस पाउडर से कुछ मांग कर देखते हैं। तभी मीना उस गर्मियों के पाउडर से बहुत सारा खाने का सामान मांगती है। उसके मांगते ही बहुत सारा खाने का सामान आ जाता है। दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। दीदी, ये तो सच में जादुई गर्मियों का पाउडर है। अब हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। जादुई गर्मियों के पाउडर से मीना बहुत सारा पैसा भी मांगती है। अगली सुबह मीना काम पर नहीं जाती है। मीना बाजार से टिंकू के लिए कपड़े खरीद रही होती है। तभी, क्यों रे मीना, आज काम पर क्यों नहीं आई? ये इतने महंगे कपड़े किसके लिए खरीद रही है? आज के बाद मैं काम पर नहीं आऊंगी। आप कोई और काम वाली रख लो। ये कहकर मीना आगे चलने लगती है। तभी तारा उसके पीछे जाती है और कहती है, क्या कोई लॉटरी निकल गई है? यही समझ लो। मीना अपने घर आ जाती है। दोनों भाई बहन आराम से रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मीना अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान बनवा लेती है। मीना उस जादुई गर्मियों के पाउडर से मिले पैसों से एक पाउडर की दुकान भी खोल लेती है। ये मीना सही कह रही थी। लगता है कि सच में इसकी लॉटरी लग गई है। पता करना होगा कि इतनी जल्दी ये अमीर कैसे हो गई। तारा रात को मीना के घर जाती है और देखती है कि मीना उस पाउडर से बहुत सारा खाना मांगती है। उसके मांगते ही बहुत सारा खाना आ जाता है। ये देखकर तारा समझ जाती है कि ये कोई जादुई गर्मियों का पाउडर है। फिर अगली सुबह, सुनो टिंकू, मैं कुछ गरीब लोगों के लिए ये खाना और ये गर्मियों का पाउडर ले जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना। मीना वहाँ से चली जाती है। तभी तारा अपने नौकर के साथ आती है और टिंकू से वो जादुई गर्मियों का पाउडर मांगती है। टिंकू तारा को पाउडर नहीं देता है तो तारा का नौकर टिंकू को उठाकर फेंकने ही वाला होता है कि तभी, जादुई गर्मियों के पाउडर, मुझे बचाओ। टिंकू के ऐसे बोलते ही पाउडर तारा और उसके नौकर को हवा में उड़ा देता है। दोनों बचाव बचाव करने लगते हैं। बहुत देर तक दोनों मदद मांगते हैं, पर टिंकू ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। तभी मीना आ जाती है और ये सब देख लेती है। मीना को देखकर तारा बोलती है, मीना, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो इस जादुई गर्मियों के पाउडर से। मैं इसे यहाँ जबरदस्ती लेने आई थी।
मीना के कहने पर जादुई पाउडर उन दोनों को हवा से नीचे उतार देता है। और तब, मुझे माफ कर दो मीना और टिंकू, मैं लालच में आ गई थी, इसलिए मुझे ये सबक मिला। आज के बाद मैं किसी और की चीज को हथियाने की कोशिश नहीं करूंगी। तारा वहाँ से चली जाती है और मीना उस जादुई गर्मियों के पाउडर से कहती है, जादुई गर्मियों के पाउडर, मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ से आए थे वही वापस चले जाओ। तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब किसी और मीना और टिंकू को तुम्हारी जरूरत है। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? हमें इस जादुई गर्मियों के पाउडर को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये जब तक हमारे पास है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ही तो मैं ऐसा कह रही हूँ। इस जादुई गर्मियों के पाउडर ने हमारी बहुत मदद की है। अब किसी और को इस पाउडर की जरूरत है। थोड़ी ही देर में जादुई गर्मियों का पाउडर गायब हो जाता है। उसके बाद मीना मेहनत से अपनी पाउडर की दुकान को चलाती है और उसके बाद अलग अलग तरह के पाउडर के कई और दुकानें खोलती है। जादुई खिचड़ी की गैस। धौलपुर गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। हमेशा वो गरीबों की मदद करता था। उसे पता चला कि गरीब लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन सब गरीब लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जाए। रघु ने ये सारी बात गांव के एक बुजुर्ग आदमी दीपा को बताया। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। रघु अपने घर आकर खिचड़ी की व्यवस्था में जुट जाता है। रघु खिचड़ी बनाकर तैयार कर देता है। खिचड़ी भी तैयार हो गई है। गांव वाले भी आ रहे हैं। जल्दी से सबको खिचड़ी खिलाकर इन सब की भूख मिटा देता हूँ। गांव वाले रघु के घर आते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जो भूख है वो मिटने वाली है। खुश रहो रघु बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बस भगवान और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रघु भैया, आप हमारी बहुत मदद करते हैं। आज से हम आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले बैठ के सब कोई खिचड़ी खा लो। सब बैठकर खिचड़ी खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रघु बहुत ही मशहूर हो जाता है कि गरीबों का वो मसीहा है। ये बात गांव के जमींदार गोपी को सब बर्दाश्त नहीं होती। तभी, रामू, आज इस रघु के कारण गांव में इतनी इज्जत कम हो गई है हमारी। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। रामू, आज रात तुम जाओ और खिचड़ी का गैस तोड़ दो। बहुत तेज बारिश होने लगती है। रघु सोच में पड़ जाता है। बारिश के कारण बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाएंगे। रघु खिचड़ी बनाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी, राजू, कहाँ हो? यहाँ आना। जी रघु भैया, आपने मुझे बुलाया? राजू, बारिश के कारण लोग अपने घरों में खाना बनाकर खा नहीं पा रहे होंगे, तो तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि कल हमारे यहाँ खिचड़ी बनेगी और सभी गांव वाले जो भूखे हैं वो आकर खा सकते हैं। राजू गांव वालों को बता देता है कि कल सबके लिए खिचड़ी रघु भैया के यहाँ बनेगी। ये सब सारी बात रामू सुन लेता है और भागते हुए जमींदार के पास जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हुआ रामू? रघु भैया कल पूरे गांव वालों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रघु गरीबों का मसीहा बन जाएगा और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अभी जाओ और जाकर खिचड़ी की गैस तोड़ दो। जब सारे गांव वाले उसके यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे तो रघु को बेइज्जत करेंगे। रामू जमींदार गोपी की बात सुनकर रघु के यहाँ चुपके से जाता है। रामू चुपके से खिचड़ी के चूल्हे को तोड़ देता है। रघु खिचड़ी बनाने की व्यवस्था में जुट जाता है। सबसे पहले वो चूल्हा देखने के लिए जाता है, लेकिन चूल्हा टूटा हुआ देख वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कल क्या होगा? चूल्हा तो टूटा हुआ है, मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा? राजू सभी गांव वालों को बताने के बाद वापस रघु के यहाँ आता है। रघु को एक कोने में बैठ देख राजू रघु के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या बात हो गई। रघु भैया, क्या हो गया? आप इतने चिंता में क्यों हो? राजू, कल जिस चूल्हे में खिचड़ी पकने वाली थी
वो चूल्हा को किसी ने तोड़ दिया। अब कल खिचड़ी कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा बारिश के कारण। रघु भैया, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक गैस है जिस पर कल हम लोग खिचड़ी बना लेंगे। राजू भागते हुए अपने घर आता है और बेकार पड़े गैस को उठाकर रघु के यहाँ ले जाता है। उसके बाद उसी गैस में मिट्टी से अच्छी तरह लेप के बढ़िया सा खिचड़ी का गैस बना देता है। खिचड़ी का गैस तैयार था, बस अब सुबह होना बाकी था। राजू अंदर चला जाता है। तभी राजू को बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब ये बिजली किसके ऊपर गिर गई? सुबह उठते ही राजू खिचड़ी की गैस देखने जाता है। राजू खिचड़ी की गैस को देखता है तो खिचड़ी की गैस बिल्कुल ठीक होती है। तभी राजू, सब ठीक है ना? हाँ रघु भैया, सब ठीक है, अब हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं। गांव वाले जमा होने लगते हैं। खिचड़ी अभी तक खिचड़ी की गैस में चढ़ी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे। रघु जल्दी से खिचड़ी की गैस में खिचड़ी चढ़ा देता है। दीपा चाचा, थोड़ा इंतजार करना होगा, खिचड़ी चढ़ गई है, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। रघु बेटा, गांव वाले बहुत भूखे हैं, थोड़ा जल्दी करो। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है। खिचड़ी बन चुकी थी। रघु खिचड़ी को देख चौंक जाता है। अभी तो खिचड़ी चढ़ाई थी, इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई, ये कैसा चमत्कार है? रघु ज्यादा सोचता नहीं है और खिचड़ी गांव वालों को खिलाने लगता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और खिचड़ी की मात्रा कम। ये देख रघु चिंता में पड़ जाता है। गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और खिचड़ी की मात्रा कम। रघु भाग के खिचड़ी देखने जाता है, लेकिन खिचड़ी अभी भी पूरा भरा हुआ था। ये देख रघु चौंक जाता है और ये कैसे हो सकता है? रघु ज्यादा नहीं सोचते हुए पूरे गांव वालों को खिचड़ी पेट भर के खिलाता है। उसके बाद रघु राजू के पास जाकर इस चमत्कार के बारे में बताता है। राजू, ये चमत्कार कैसे हुआ? रघु भैया, रात में खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी। खिचड़ी की गैस में बिजली गिरी थी? इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी की गैस जादुई हो गई है और वो अपना चमत्कार दिखा रही है। रघु भैया, तब तो कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। रघु राजू की मदद से सिर्फ अपने गांव के गरीब लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल गांव के गरीब लोगों का उस जादुई खिचड़ी के गैस में बने खिचड़ी से पेट भर के खाना देता है। आसपास के गांव वाले लोग रघु की बहुत इज्जत करने लगे। इस दिन एक किसान दौड़ते हुए रघु के पास आता है और रघु भैया, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, अब हम क्या करें? फसल को दोबारा कैसे उगाएं? आप यही रुकिए, हम आपको कुछ देते हैं, उसे आप अपने खेत में डाल देना, हो सकता है कि आपकी फसल वापस से फलने लगे। रघु अंदर जाता है और जादुई खिचड़ी की गैस में बने खिचड़ी को लाकर उस किसान को दे देता है। किसान खिचड़ी को ले जाकर अपने खेत के चारों तरफ डाल देता है। कुछ दिनों बाद फसल वापस फलने लगता है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता गया। सभी लोग रघु का बहुत इज्जत करने लगे, जिसे देखकर जमींदार गोपी को बहुत जलन होने लगी। उसे पता चल गया कि रघु ये सब सारा काम उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से कर रहा है। एक दिन जमींदार गोपी, रामू, उस जादुई खिचड़ी के गैस को अपने पास लाना होगा ताकि लोग उस रघु को छोड़कर हमारी इज्जत करने लगे। मालिक, तो क्यों ना हम इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुरा ले? बिल्कुल सही बोले। गोपी और रामू दोनों चुपके से जादुई खिचड़ी की गैस को चुराना चाहते हैं। जैसे ही रामू जादुई खिचड़ी की गैस को छूता है, उसे करंट लगने लगता है और गोपी रामू को चिपके देख उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसे भी करंट लगने लगता है। जादुई खिचड़ी की गैस गोपी और रामू को उछाल के दूर फेंक देती है। गोपी और रामू की आवाज सुनकर रघु बाहर आता है। कौन है वहाँ? रघु, हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे इस जादुई खिचड़ी की गैस को चुराने आए थे, लेकिन हमें अब सबक मिल गया है। हाँ रघु भैया, हमें माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना।
गोपी और रामू वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रघु उस जादुई खिचड़ी की गैस की मदद से ऐसे ही सबका पेट भरता रहा। पिंकी एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। उसके पिताजी गणेश पंडित एक छोटी सी मंदिर के पुजारी थे। पिताजी के अलावा उसके घर में बूढ़ी दादी और छोटा भाई रमन था। गणेश पंडित मंदिर में लड्डू, फल फूल, दान दक्षिणा जो भी चढ़ावा आता उसी से घर चलता। पिंकी और रमन को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो अक्सर सोचते कि कोई आइसक्रीम क्यों नहीं चढ़ाता मंदिर में। एक दिन पिंकी और रमन स्कूल से घर आते हैं। दीदी वो देखो आइसक्रीम वाला। हाँ भाई, पर आइसक्रीम खाने का अपना नसीब नहीं है। चलो ना दीदी उसके पास चलते हैं, देखेंगे कैसा कैसा आइसक्रीम रखा है अपने आइसक्रीम बक्से में। नहीं भाई, चलो यहाँ से, वहाँ जाओगे तो लालच आएगा। इसी तरह रोज वे ललचाई नजरों से आइसक्रीम वाले को देखते और मन को मारकर घर आकर भात दाल खाते। गणेश पंडित भी जानता था इनके मन की इच्छा, लेकिन मंदिर में मिले दान दक्षिणा से तो घर बहुत मुश्किल से चलता था। उन्हें आइसक्रीम कहाँ से देता। एक दिन एक आइसक्रीम वाला उनके घर के सामने आता है। आइसक्रीम ले लो, ठंडे मीठे रसीले क्रीम वाली आइसक्रीम ले लो। पिताजी मुझे भी ठंडी मलाई वाला आइसक्रीम चाहिए। रमन बेटा, मैं तुम्हें अगले रविवार को आइसक्रीम खिला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पिताजी आपने पहले भी कई बार ऐसे ही कहा है कि अगले हफ्ता आइसक्रीम दिलवा देंगे, लेकिन आज तक आपने नहीं दिलाया। मुझे आज ही खाना है आइसक्रीम। वो देखो बल्लू, चुन्नू, मुन्ना, नीतू सब खा रहे हैं आइसक्रीम। रमन जिद मत कर, पापा के पास पैसे होते तो जरूर खिला देते। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आइसक्रीम ही खाना है। अगर आइसक्रीम नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आइसक्रीम वाला चला जाता है। रमन बहुत रोता है, खाना भी नहीं खाता और सो जाता है। दादी ने अपनी दवाई के पैसे निकालकर गणेश पंडित को दिया और कहती है, जाकर आइसक्रीम ले आओ, नहीं तो रमन खाना नहीं खाएगा। मेरा क्या है, मैं 2 दिन दवा नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। खांसी जरूर 2-3 दिन परेशान करेगी। गणेश बाहर निकलता है और देखता है कि घनघोर बारिश हो रही थी। अपनी दरिद्रता के बारे में सोचता है। आइसक्रीम लाने वाले को खोजने निकल पड़ता है। तभी देखता है कि आइसक्रीम वाला बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है और उसका ठेला बारिश में भीग रहा है। गणेश पेड़ के नीचे पहुंचकर आइसक्रीम वाले से बोलता है, भैया एक आइसक्रीम देना। भाई इतने घनघोर बारिश में घर से नहीं निकलना चाहिए और तुम आइसक्रीम लेने आ गए। मैं तो सारी आइसक्रीम बेच कर लौट रहा हूँ, बारिश की वजह से यहाँ फंसा हूँ। ठीक से देखो भाई, अगर कुछ टुकड़े भी बचे होंगे तो वो भी चलेगा। मेरा बेटा इसके चलते सुबह से कुछ खाया नहीं है। तभी आकाश में बहुत जोर से बिजली चमकती है और बहुत जोर से धमाका होता है। दोनों आवाज से वहीं पर गिर पड़ते हैं। पेड़ की एक डाली टूटकर गिर जाती है। दोनों जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, बारिश छूटने के बाद देखते हैं कि आइसक्रीम का ठेला टूट चुका है। दोनों ठेले के पास पहुंचते हैं। आइसक्रीम वाला बिखरा हुआ सामान चुनने लगता है। तभी गणेश पंडित खुशी से चिल्लाता है, भाई वो देखो, उस टुकड़े के नीचे एक आइसक्रीम पड़ा है। अरे सचमुच ये तो आइसक्रीम ही है, परंतु मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सभी आइसक्रीम बेच दिए थे। फिर ये आइसक्रीम कहाँ से आए और वो भी सब कुछ टूट गया। लेकिन ये तो साबुत है। हो सकता है मेरे बेटे के नसीब से बचा रह गया होगा। भाई ये लो पैसे, मुझे ये आइसक्रीम दे दो। भैया मैंने तो मेरे पास जितने आइसक्रीम थे वे बेच लिए हैं। ये आइसक्रीम तो तुम्हारे बच्चे के भाग्य का है, ऐसे ही ले जाओ, मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। गणेश आइसक्रीम लेकर खुशी खुशी अपने घर आता है। इधर घर पर घनघोर बारिश और बिजली चमकने से पिंकी, रमन और दादी सब बहुत परेशान हो जाते हैं और दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। हे भगवान, पिताजी कहाँ चले गए? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया उनके साथ? सब इस रमन के कारण हुआ है। इसी ने जिद कर रखी थी कि आइसक्रीम खाना है। शुभ शुभ बोल बेटी, हम लोग ऐसे ही गरीब हैं और कमाने वाला एकमात्र वही है हमारे घर में। दीदी वो देखो, लगता है पिताजी आ रहे हैं। हाँ दादी देखो, पिताजी ही आ रहे हैं और उनके हाथ में आइसक्रीम भी है। सभी के चेहरे खिल जाते हैं। रमन आइसक्रीम लेकर खाने लगता है और सोचता है कि काश वे आइसक्रीम कभी खत्म ना हो। खाते खाते उसका पेट भर जाता है, लेकिन आइसक्रीम खत्म ही नहीं हो रही थी। एक के बाद एक करके
पूरा परिवार आइसक्रीम का लुत्फ उठाता है, लेकिन आइसक्रीम फिर भी वैसी की वैसी रहती है जैसे शुरू में थी। अब सभी को यकीन हो चला कि ये जादुई आइसक्रीम है। वे गणेश पंडित को बताते हैं। गणेश पंडित बताता है कि कैसे बिजली गिरने के बाद भी उस आइसक्रीम को कुछ नहीं हुआ और सभी आइसक्रीम बिक चुके थे, तो यह कहाँ से आया? तभी रमन बताता है कि आइसक्रीम खाते खाते वह सोच रहा था कि काश ये आइसक्रीम कभी खत्म ना हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे लिए पूरी सब्जी, खीर और रसगुल्ले भी आइसक्रीम से कहकर मंगवा दो। और मेरे लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े। सभी अपने लिए कुछ न कुछ मंगवा ही रहे हैं। मेरी खांसी की दवाई भी मंगवा दो। सभी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। दादी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और पिंकी के कपड़े पर जो आइसक्रीम गिर गई थी वे उसे बदलने कमरे में चली जाती है। अरे गणेश, पिंकी, रमन, सभी इधर आओ, देखो कितने सारे पकवान रसोई में हैं। दादी, पिताजी, अलमारी में मेरे लिए नए नए कपड़े हैं। कमाल हो गया ये तो। हे भगवान, ये आइसक्रीम तो सचमुच जादुई है। आइसक्रीम पिघले नहीं, इसके लिए गांव से बर्फ लेकर आइस बॉक्स में आइसक्रीम को रखा गया। कल होते ही शहर से रेफ्रिजरेटर गणेश ले आया। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, आइसक्रीम से मांग लेते। झोपड़ी की जगह आलीशान मकान बनवा लिया। गणेश पंडित ने गांव में भव्य मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में गांव की गरीब बेटियों की शादी मंदिर के खर्चों पर होने लगा। जल्द ही गणेश पंडित के बारे में यह तरह तरह के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव का हरिया बहुत ही लालची और धूर्त किस्म का आदमी था। वह किसी प्रकार जान गया था कि इन लोगों के पास जादुई आइसक्रीम है। गणेश भाई, आज मेरा दोस्त आया है दिल्ली से, मिठाई लाया था। आज हम लोगों ने व्रत रखा है, इसीलिए ये मिठाई अपने फ्रीज में रख लो, नहीं तो खराब हो जाएगा। अरे हरिया भाई, ये तुम्हारा ही घर है, जाओ जाकर रख दो फ्रिज में। हरिया चालाकी से आइसक्रीम अपनी झोले में डाल लेता है और उसकी जगह दूसरी आइसक्रीम रख देता है। घर जाते समय अपने दोस्तों को आता हुआ देखकर सोचता है कि काश मैं किसी को भी नहीं दिखाई दूं। इतना कहते ही वह अदृश्य हो जाता है। आगे चलकर ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। झोला भी छिटककर दूर चला जाता है। लोगों को नहीं दिखने के कारण गिरे हुए हरिया पर सभी चढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं। उधर फ्रिज में आइसक्रीम नहीं देखकर सभी उसे खोजने लगते हैं। तभी रमन का कुत्ता सूंघते हुए गली में जाता है और आइसक्रीम का थैला मुंह में दबाकर लेकर आता है और रमन को दे देता है। सभी बहुत खुश होते हैं। हरिया किसी तरह सभी से टकराते ठोकर खाते हुए गणेश के घर पहुंचता है। गणेश गणेश चिल्लाता है, लेकिन किसी को नहीं दिखता है। तभी रमन का कुत्ता भौंकने लगता है। हरिया आइसक्रीम चुराने की घटना बताता है। गणेश पंडित आइसक्रीम को हाथ में लेकर हरिया को फिर से सभी को दिखने वाला बना देता है। गरीबी में इंसान को सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए।